नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने YouTube चैनल विवेक जिस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है भारत एक सामान्य परिचय, इंडिया और जनरल इंट्रोडक्शन। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए इसको आपको ढंग से हर इसके फैक्ट के बारे में जानकारी एकत्रित कर लेना, इसको मेमोराइज कर लेना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावे चूंकि हम भारत में रह रहे हैं तो भारत की सामान्य जानकारी सभी को होना आवश्यक है। इसलिए आज का मेरा टॉपिक है भारत एक सामान्य परिचय। सामान्य परिचय जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत को भारत नाम, भारत को इंडिया या भारत को हिंदुस्तान, ये जो नाम दिया गया है यह क्यों दिया गया और आधार क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भारत को भारत नाम किसके आधार पर दिया गया। तो आर्यवर्त के एक राजा थे, राजा भरत, बहुत ही बड़े शक्तिशाली राजा थे। तो उस राजा भरत के नाम के आधार पर भारत का नाम पड़ा भरत। राजा भरत के नाम पर राजा का नाम क्या पड़ा, भारत का नाम क्या पड़ा, भारत। दूसरा, भारत को इंडिया भी कहा जाता है। इंडिया, हमारे संविधान में भी भारत के लिए इंडिया शब्द का यूज हुआ है। तो यह इंडिया वर्ड कहां से आया, तो भारत को इंडिया नामकरण यूनानियों के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, यूनानियों के द्वारा दिया गया। फिर अगला पॉइंट, भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। तो हिंदुस्तान जो नाम आया वह कहां से आया, तो समझ लीजिए कि भारत को हिंदुस्तान नामकरण ईरानियों के द्वारा दिया गया है। ईरानियों के द्वारा। हम जानते हैं कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरान के हखामानी वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। हखामानी वंश के राजा के द्वारा किया गया था और उन्हीं के द्वारा भारत को हिंदुस्तान भी नाम दिया गया। अगला पॉइंट, सभी लोग जानते हैं कि भारत को एक उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट का तात्पर्य क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, भारत एक बृहद भौगोलिक इकाई है और इस बृहद भौगोलिक इकाई का नेचुरल सीमांकन जो है उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश और सुलेमान पर्वत के द्वारा, नेचुरल मतलब प्राकृतिक सीमांकन उत्तर पश्चिम में किसके द्वारा किया गया, हिंदुकुश और सुलेमान के द्वारा, उत्तर में हिमालय के द्वारा, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियों के द्वारा और दक्षिण में हिंद महासागर के द्वारा है। तो यह नेचुरल सीमांकन है जहां विश्व की सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसलिए भारत को उपमहाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है। इस संदर्भ में एक यूरोपीय भूगोलवेत्ता थे, उनका नाम था क्रेसी। क्या नाम था, क्रेसी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भारत को एक उपमहाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना कि यूरोप को महाद्वीप। ये बड़ा स्टेटमेंट या बड़ा महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि स्टेटमेंट देखकर आपसे पूछ दे कि ये स्टेटमेंट किनका है, तो आप बताएंगे क्रेसी महोदय का। स्टेटमेंट क्या है कि भारत को एक उपमहाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना कि यूरोप को महाद्वीप। अब हम देखते हैं कि भारत का ग्लोब पर विस्तार कहाँ है। तो जब ग्लोब पर विस्तार की बात आएगी तो हम आएंगे उस पर कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है और भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है। क्लियर है। तो जब हम अक्षांशीय स्थिति की बात करेंगे तो भारत का, जो कि हम जानते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है, तो भारत का जो विस्तार है वह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, यह भारत का अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68.7 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच, ये भारत का विस्तार है। और इन अक्षांशों के बीच भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह भारत का क्षेत्रफल हुआ। क्लियर है। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार क्या है। यह जो 6 डिग्री 4 मिनट जो है यह पूरे भारत का है, जिसके अंतर्गत अंडमान निकोबार का भी क्षेत्र आता है।
क्लियर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार क्या है, मेनलैंड का अक्षांश विस्तार क्या है, तो मेनलैंड की शुरुआत होती है, यह मेनलैंड है और यह दक्षिणतम बिंदु मेनलैंड का है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी जहां पर है वह है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट। तो अगर आपसे पूछा जाए मेनलैंड का अक्षांश विस्तार कहां है भारत का, तो आप बताएंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन अगर पूरा भारत आ जाए तब आप क्या बताएंगे, पूरे भारत में यह विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट। तो इसका मतलब है कि मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो यह है इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में। क्लियर है। अब इसमें आते हैं कि भारत की आकृति कैसी, तो आप देख रहे हैं 4 कोना, एक उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, तो ये 4 कोने हैं। इस 4 कोनों के आधार पर भारत की आकृति को बताया गया कि भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। क्या है, चतुष्कोणीय। अभी ध्यान दीजिएगा, ये सारे फैक्ट हैं जो आपको मेमोराइज करके रखना है विथ मैप को देखते हुए अगर आप मेमोराइज कीजिएगा तो यह लंबी अवधि तक आपके दिमाग में सेट रहेगा। तो आप देख सकते हैं भारत का जो आकार है वह 4 कोनों के रूप में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण फैला हुआ है, इसलिए इसका आकार जो हो गया वह चतुष्कोणीय हो गया। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि ग्लोब के कुल क्षेत्रफल, महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है, तो आप बताएंगे अगर महाद्वीपों के क्रम में आएगा तो महाद्वीपों के 2.42% भाग पर भारत का विस्तार है। लेकिन अगर पूरे ग्लोब की बात आए तो जो हम जानते हैं कि ग्लोब में महाद्वीप और महासागर दोनों आते हैं, तो कंप्लीट अगर हम जोड़ लें तो ग्लोब पर भारत का जो विस्तार है वह 0.57% है। यह है पूरे ग्लोब पर भारत का विस्तार। क्षेत्रफल में अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल में भारत का स्थान कैमा है पूरे विश्व में, तो आप बताएंगे 7वां स्थान है क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या है कि भारत से बड़े 6 देश हैं। तो कौन कौन से 6 देश हैं, तो सबसे पहला जो देश है उसका नाम है रूस, जो विश्व का सबसे बड़ा देश है और इसे विशाल दूरियों का प्रदेश भी कहा जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा देश है उसका नाम है कनाडा, जो उत्तरी अमेरिका में है। तीसरा सबसे बड़ा देश है चाइना। चौथा सबसे बड़ा देश है यूएसए। 5वां सबसे बड़ा देश है ब्राजील, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। 6ठा सबसे बड़ा देश है जो एक खुद कॉन्टिनेंट के रूप में है, इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। और 7वां कौन सा देश हो गया, इंडिया अर्थात भारत। तो क्षेत्रफल में भारत का क्या स्थान हो गया, 7वां। लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूछा जाए तो जनसंख्या में भारत से बड़ा सिर्फ एक देश है और वह है हमारा, वह देश है चाइना। कौन सा देश है, चाइना। वर्तमान में चाइना जो है इसका विश्व स्तर पर बहुत ही गलत भूमिका इसकी जा रही है। और भारत और चाइना का जो विवाद है अभी आप लोग देख रहे होंगे, गलवान घाटी का विवाद, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब हम रिलेशनशिप पढ़ाएंगे आप लोगों को, इंटरनेशनल रिलेशन, तब इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम जानिए कि कि विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश चाइना और दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग कि उत्तर से दक्षिण, यह उत्तर भाग और यह दक्षिण भाग, मेनलैंड यहां पर, यह पश्चिम भाग और यह पूर्वी भाग। तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, यह लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम भारत की चौड़ाई जो है 2933 किलोमीटर है। क्लियर है। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है, 3214, और पूरब से पश्चिम कितनी चौड़ाई है, 2933 किलोमीटर। क्लियर है। अब हम लोग आ जाते हैं इसमें कि भारत का चौहद्दी। तो चौहद्दी मतलब कि भारत का सबसे अपर मोस्ट पॉइंट क्या है, भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, दक्षिणतम बिंदु क्या है, भारत का पूर्वी बिंदु क्या है और भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आप बताएंगे यह जम्मू कश्मीर में है, जिसका नाम है इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर राज्य में है। सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट।
यह ग्रेट निकोबार में है, अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार, और यहीं से भारत का विस्तार शुरू होता है जो 6 डिग्री 4 मिनट है। भारत का जो पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु, यह अरुणाचल प्रदेश में यह पॉइंट है जिसका नाम है किबुथु। क्या नाम है? किबुथु। और भारत का जो पश्चिमी बिंदु है इसका नाम है सर क्रिक की गौर माता। सर क्रिक की गौर माता। तो सर क्रिक एक प्लेस है और उस प्लेस के अंतर्गत गौर माता एक प्रॉपर प्लेस है। क्लियर है? तो यहां पर क्रिक वर्ड क्या होता है तो ध्यान दिएगा, क्रिक होता है महासागर का या सागर का भूमि के अंदर घुसा हुआ संकीर्ण भाग। इसको अगर हम मैप में अगर देखना चाहें तो इस तरह देख सकते हैं कि मान लीजिए कि यह महासागर है, बंगाल की खाड़ी का, और यह स्थल है। तो अगर इस स्थल में महासागर का इस तरीके से विस्तार हो जाए, इस तरीके से संकीर्ण रूप से अंदर तक घुस जाए, है ना, अंदर तक, तो इसी को कहा जाएगा क्रिक। आप इसको मैप में इस तरह भी देख लीजिए। मान लीजिए यह स्थल खंड है, यह स्थल खंड है, स्थल खंड में यह समुद्र जो है काफी अंदर तक घुस गया संकीर्ण रूप में, तो इसी को नाम दे दिया गया क्रिक। तो सर क्रिक यहाँ पर है गुजरात का सबसे पश्चिमी बिंदु, जो भारत का ही पश्चिमी बिंदु है। तो सर क्रिक में एक प्रॉपर प्लेस है गौर माता, जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। यहां तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग आते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा क्या है और भारत की जलीय सीमा क्या है। तो स्थलीय सीमा मतलब भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताएंगे भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। वे 7 देश कौन सा है? तो स्थलीय सीमा कहने का मतलब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर ये पूरा भाग जलीय सीमा है। तो इसका मतलब इधर का भाग, एक पूरा एरिया जो है वह स्थलीय सीमा है। यहां से शुरू होते हुए यहां तक आता है, यहां तक आता है स्थलीय सीमा यहां के रूप में। तो यह स्थलीय सीमा जो है कुल लंबी है 15,200 किलोमीटर। कितनी लंबी है? 15,200 किलोमीटर। और कितने देशों से लगी हुई है? तो यह 7 देश हैं। इनमें यह देखिएगा, यह पाकिस्तान है भारत के पश्चिम में, यहां पर अफगानिस्तान का एरिया है, अफगानिस्तान है, यह चाइना हो गया तीसरा बड़ा देश, तीसरा देश जो भारत के उत्तर में है, चौथा यह नेपाल है, 4 हो गया, 5वां यह भूटान है, छठा यह म्यांमार है, और 7वां बांग्लादेश, यह बांग्लादेश। तो कितने देश हो गए? 7 देश, जो कुल 15,200 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैले हुए हैं, मतलब भारत के साथ स्थलीय सीमा बना रहे हैं। इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश के द्वारा या किस देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा सबसे लंबी है। तो ध्यान दिएगा, देखने में तो लगता है कि चाइना की स्थलीय सीमा सबसे लंबी होगी, लेकिन यह चाइना के साथ नहीं, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। क्योंकि आप देखिएगा बांग्लादेश के साथ जो भारत की स्थलीय सीमा है काफी कटी फटी, और काफी कटी फटी होने के कारण इस स्थलीय सीमा की लंबाई काफी अधिक हो जाती है। यह स्थलीय सीमा 4,096 किलोमीटर लंबी है बांग्लादेश के साथ। तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। लेकिन अगर आपसे सबसे छोटी सीमा रेखा पूछा जाए तो सबसे छोटी सीमा रेखा जो है वह अफगानिस्तान के साथ है, जो 106 किलोमीटर लंबी है। और अफगानिस्तान के साथ जो भारत की सीमा रेखा है उसका नाम है डुरंड रेखा। तो डुरंड रेखा जो है वर्तमान में वास्तविक रूप से भारत के साथ सीमा का निर्धारण नहीं करती है, क्योंकि यह सीमा रेखा जो है वह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वास्तविक रूप में भारत के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा किसके साथ है, तो आप बताएंगे यह भूटान के साथ में, जो लगभग 600 किलोमीटर लंबी है। तो यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है, 600 किलोमीटर लंबा है। और सबसे छोटा जो है डुरंड है, जो अफगानिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर यह लंबी है। क्लियर? इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हैं। तो हमको इसी को देखना होगा, जो स्थलीय सीमा है वही अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। तो इसमें से आप बोल सकते हैं कि भारत के 17 राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। वे 17 राज्य कौन से हैं? तो आप यहां पर गुजरात से शुरू करेंगे, गुजरात, राजस्थान 2 नंबर, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर, 5वां हिमाचल प्रदेश, 6ठा उत्तराखंड, 7वां उत्तर प्रदेश, 8वां बिहार, 9वां पश्चिम बंगाल, 10वां सिक्किम, 11वां आसाम, 12 अरुणाचल प्रदेश, 13 नागालैंड, 14 मणिपुर, 15 मिजोरम, 16 त्रिपुरा और 17 मेघालय। मतलब भारत के 17 राज्य जो हैं वह अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है।
क्लियर है? तो स्थलीय सीमा के संदर्भ में मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट आता है जलीय सीमा। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है, तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा, भारत की जो कुल जलीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 7516 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 7516.6 किलोमीटर। लेकिन यह पूरे भारत की है। अगर आपसे पूछा जाए मुख्य भूमि मतलब मेनलैंड, इसमें द्वीपों को हम शामिल नहीं करेंगे, तो जब मेनलैंड की बात आएगी तो भारत की कुल जलीय सीमा है 6100 किलोमीटर, और ये मेनलैंड भारत के 9 राज्य के साथ लगी हुई है। अर्थात मुख्य भूमि पर भारत के 9 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। वे 9 राज्य कौन कौन से हैं तो आप देख लीजिएगा। नंबर 1 है गुजरात, नंबर 2 है महाराष्ट्र, नंबर 3 है कर्नाटक, नंबर 4 गोवा, नंबर 5 केरल, नंबर 6 तमिलनाडु, नंबर 7 आंध्र प्रदेश, नंबर 8 उड़ीसा और नंबर 9 वेस्ट बंगाल। इन 9 राज्य जो है वह जलीय सीमा बनाते हैं मुख्य भूमि पर। लेकिन इसके अलावे 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। वे 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो एक हो गया अंडमान निकोबार, दूसरा हो गया लक्षद्वीप का क्षेत्र, तीसरा है दमन और दीव का क्षेत्र, और चौथा है पांडिचेरी जो तमिलनाडु के अंदर है। और यह पांडिचेरी जो है वह जलीय सीमा बना रहा है। क्लियर है? तो 9 राज्य प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश, अगर पूरा जोड़ दिया जाए तो टोटल 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत की जलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन फिर आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर यह देखिए 0 डिग्री की रेखा है, 0 डिग्री, और यह है इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी है। तो अगर आपसे इक्वेटर से पूछा जाए कि इक्वेटर से हमारा भारत कितनी दूरी पर है, तो आप बताएंगे 876 किलोमीटर। यही दूरी है इक्वेटर से। क्लियर है? अब जहां तक जलीय सीमा की बात आ रही है तो पुनः एक यहां महत्वपूर्ण सेक्शन आ जाता है कि पूछा जाता है कि भारत की जलीय सीमा को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस जलीय सीमा का निर्धारण न सिर्फ भारत के संदर्भ में हुआ है बल्कि विश्व के संदर्भ में किया गया है। अनक्लॉस एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत पूरे विश्व में संबंधित देशों की सीमा को 3 भागों में बांटा गया। वे 3 भाग कौन कौन थे? तो सबसे पहला जो सीमा होता है उसको कहा जाता है प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा। दूसरा होता है संलग्न क्षेत्र मंडल, संलग्न क्षेत्र मंडल। और तीसरा होता है जिसको बुलाया जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यह जो है न सिर्फ भारत के संदर्भ में बल्कि विश्व के संदर्भ में इसको यह समझौता हुआ है, और संबंधित देशों की सीमाएं समुद्र में इसी प्रकार निर्धारित की जाती है। तो हम समझते हैं कि प्रादेशिक जल सीमा क्या है। तो मान लीजिए कि यह भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति है। अब क्या है कि भारत का जो भी क्षेत्र कटा फटा है इस तरीके से, कहीं ज्यादा निकला है कहीं कटा फटा है, इस तरीके से मान ली है, तो संलग्न कटे फटे जो एरिया है उसको मिलाते हुए खींची जाने वाली एक रेखा है जिसको कहा जाता है आधार रेखा। यह कौन सी रेखा हो गई? आधार रेखा। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल, यहां से 12 नॉटिकल माइल की जो दूरी होगी, 12 नॉटिकल माइल। यहां समझ लिए नॉटिकल माइल क्या होता है। समुद्रों में दूरी का मापन नॉटिकल माइल में होता है, और अगर हम मील के रूप में देखें किलोमीटर में तो 1.8 माइल इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल होता है। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल जो होता है उसको कहा जाता है प्रादेशिक जल सीमा। इस क्षेत्र पर समुद्र में संपूर्ण अधिकार संबंधित देश को होता है। अर्थात अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत को इस क्षेत्र में कंप्लीट अधिकार है, वह कोई भी काम कर सकता है इस क्षेत्र में, और इसको क्या नाम दिया गया? प्रादेशिक जल सीमा। दूसरा जो सीमा है, ध्यान देगा, आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल का क्षेत्र, आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल का क्षेत्र, इसको कहा जाता है संलग्न क्षेत्रमंडल, जिस पर भारत को टैक्स वसूलने का अधिकार होता है। किसी भी देश से टैक्स, अगर इस क्षेत्र में कोई जहाज घुसता है तो उससे टैक्स कलेक्ट कर सकता है ना। तो राजकोषीय अधिकार प्राप्त होते हैं। यह 24 नॉटिकल माइल का क्षेत्र है संलग्न क्षेत्रमंडल। और
आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र होता है, 200 नॉटिकल माइल का जो क्षेत्र होता है समुद्र में, उसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां पर संबंधित देश को वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य या नए द्वीपों को निर्माण का कार्य, अगर इस क्षेत्र में कोई नए द्वीप मिल जाते हैं तो उस पर अधिकार संबंधित देश का होता है। तो यह होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, प्रादेशिक जल सीमा आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल, संलग्न क्षेत्र मंडल आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल और अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके आगे के समुद्र को क्या कहा जाता है? तो इसके आगे के समुद्र को कहा जाता है हाई सी, उच्च सागर, जिस पर पूरे विश्व का अधिकार होता है, जिस पर पूरे विश्व का अधिकार होता है। तो ध्यान दिएगा, इसी समझौते के तहत या इसी समझौते के कारण अभी देखिएगा कि विश्व के बड़े बड़े देश, शक्तिशाली देश, जिनकी अपनी खुद की भूमि काफी अधिक है, उसको वो संभाल नहीं पाते हैं, लेकिन समुद्र में जाकर एक छोटे से द्वीप पर जाकर कब्जा कर लेते हैं। इसको हम इस तरह समझते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। तो जैसे यह एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, मान लीजिए कि यह देश है यूएसए या चाइना, मान लीजिए अभी चाइना की नीति है महासागर में से छोटे छोटे द्वीपों पर जाकर कब्जा करना। तो मान लीजिए कि यह है चाइना। अब चाइना के पास अपनी भूमि काफी है या यूएसए के पास अपनी ही भूमि काफी है, लेकिन यह दूर सागरों में जाकर एक यहां पर एक द्वीप पर कब्जा कर लेता है। क्या पीछे कारण है? तो यहां पर कब्जा करने के पीछे कारण है दो। पहला कारण है कि इस द्वीप के सहारे या इस द्वीप से वह इसके समीपवर्ती देशों पर निगरानी रख सकेगा, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि इसका 200 नॉटिकल माइल का समुद्री क्षेत्र, जो एक विशाल क्षेत्र होता है, उस पर इसका अधिकार हो जाएगा और यहाँ के खनिज संपदा का दोहन, पेट्रोलियम का, मैग्नीज नोड्यूल्स का, उसके दोहन का अधिकार इसे मिल जाएगा। तो बड़े बड़े देश इसी कारण छोटे छोटे द्वीपों पर कब्जा करने की राजनीति करते हैं, और यह अनक्लॉस का समझौता। क्लियर है? और 200 नॉटिकल माइल के आगे का क्षेत्र को कहा जाता है हाई सी, जिस पर विश्व के सभी देशों का बराबर अधिकार होता है। अपनी तकनीकी क्षमता के आधार पर कोई भी देश संबंधित क्षेत्र में, मतलब हाई सी पर अपना कार्य कर सकता है। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जलीय सीमा अन्य देशों के साथ क्या क्या नाम से जानी जाती है, तो अन्य देश, भारत की जलीय सीमा किन किन देशों के साथ है? अगर हम मैप में देखें तो इसके पहले हम दक्षिण से शुरुआत करते हैं। तो भारत के दक्षिण में एक आइलैंड है जिसका नाम है मालदीव। क्लियर है? फिर भारत के दक्षिण में एक और देश है जिसका नाम है श्रीलंका। क्लियर है? फिर अगर हम आगे जाएं तो अंडमान निकोबार से नजदीक एक देश है इंडोनेशिया। क्लियर है? और उसके अलावे भारत और म्यांमार के बीच भी स्थलीय सीमा है, जलीय सीमा है। यह किन किन नामों से जानी जाती है, यह एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको समझिए इस तरीके से। भारत की जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा। अब भारत की जलीय सीमा को हम किस देश के साथ अगर देखते हैं, सबसे पहला मालदीव के साथ देखते हैं। तो मालदीव जो है भारत से किससे अलग है? तो उसका नाम है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो भारत और मालदीव किससे अलग होता है? 8 डिग्री चैनल के द्वारा, जो यहाँ पर आप लक्षद्वीप के नीचे में देखिएगा एक चैनल है, यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। क्लियर है? तो भारत और मालदीव 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं, जो इनके बीच सीमा का निर्धारण करता है। अगर हम बात करें भारत और श्रीलंका के बीच में, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको नाम दिया गया है राम सेतु या आदम ब्रिज भी इसको बुलाया जाता है। क्लियर है? आदम ब्रिज भी कहा जाता है। इसके अलावे जब हम भारत और म्यांमार के बीच में देखें, तो भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा बनाती है उसका नाम है कोको चैनल, कोको चैनल। अब यह कोको चैनल क्यों नाम पड़ा? तो आप देखेंगे कि यह म्यांमार, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी बिंदु है, जिसको हम बोलते हैं उत्तरी अंडमान, और उत्तरी अंडमान के और म्यांमार, यहाँ पर म्यांमार का बिंदु है, इन दोनों के बीच में एक चैनल है, एक कोको द्वीप है जो म्यांमार का है, कोको द्वीप। इसके बीच में एक देखिएगा चैनल है जिसका नाम पड़ा कोको चैनल। तो यह म्यांमार का पार्ट है, एक आइलैंड, और यह उत्तरी अंडमान, इन दोनों के बीच में कोको चैनल है जो म्यांमार और भारत के बीच सीमा का निर्धारण करता है। अब आ जाते हैं हम इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का जो भारत और इंडोनेशिया के बीच में, तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, द्वीप है, उसका नाम है ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में जो चैनल है उसका नाम है, ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का जो आइलैंड है उसका नाम है सुमात्रा, उसे कहते हैं ग्रांड चैनल। तो भारत इंडोनेशिया से किसके द्वारा अलग होता है? ग्रांड चैनल के द्वारा।
मालदीव के द्वारा किससे अलग होता है? 8 डिग्री चैनल। श्रीलंका के द्वारा किससे अलग होता है? राम सेतु। और म्यांमार के द्वारा किससे अलग होता है? कोको चैनल। तो यह भारत की जलीय सीमा अन्य देशों के साथ। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट फिर आपके लिए जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत जो है, भारत के बीचों बीच से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो वो रेखा का नाम है 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे क्या नाम दिया गया है? कर्क रेखा। तो भारत के बीचों बीच से यह रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा। और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 8 राज्य, 23.5 डिग्री की रेखा है, 23.5 डिग्री की रेखा है। अगर हम इसको गुजारें तो कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये भारत के 8 राज्य। अगर आपको नाम याद नहीं है तो आप एक कोड याद रख लीजिएगा, जिस कोड है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। यहां पर देखिएगा, इसी वर्ड में 8 राज्यों के नाम आ जा रहे हैं। मी फोर मिजोरम, त्र फोर त्रिपुरा, प फोर पश्चिम बंगाल, र फोर राजस्थान, ग फोर गुजरात, म फोर मध्य प्रदेश, छ फोर छत्तीसगढ़ और यह हो गया झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 राज्य भारत, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजर रही है। लेकिन अब आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब सिर्फ नाम नहीं पूछता है, अब पूछ देता है पूर्व से पश्चिम किन किन राज्यों से गुजर रही है, उसको क्रम से सेट करें। तब आपको याद रखना होगा कि पश्चिम से पूर्व गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान, राजस्थान के बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। अगर पश्चिम से पूर्व याद है तो ऑटोमेटिक आपका पूर्व से पश्चिम हो जाएगा। तो इस तरह आपको भी याद रखना पड़ेगा, सिर्फ राज्यों का नाम याद नहीं रखना है, बल्कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व आपको एक तरीके से इसको याद रखना होगा। जब कर्क रेखा की बात हो गई, तब दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है देशांतर रेखा। तो पूछा जाता है कि भारत की प्रधान देशांतर रेखा कौन सी है? तो आप बताएंगे 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। कौन कौन से राज्य है यह देख लीजिए, आपको 82.5 डिग्री की रेखा है। अगर हम इसको गुजारे तो देखिए किन किन राज्यों से होकर यह गुजर रही है। पहला है उत्तर प्रदेश, यह नंबर 1। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश आ गया, फिर छत्तीसगढ़ आ गया, फिर आपका यह उड़ीसा आ गया और फिर यह आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जिनसे यह रेखा गुजर रही है, भारत की प्रधान देशांतर रेखा। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्यों में सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश। तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। ये 4 राज्य भारत के सबसे बड़े हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत का सबसे बड़ा है, तो ध्यान दिएगा, अभी जो करेंट भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार के द्वारा 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर को काटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इधर का भाग, पश्चिम का भाग जम्मू कश्मीर और पूरब का भाग जो है लद्दाख। तो लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बाद जम्मू कश्मीर और तब तीसरा आता है अंडमान निकोबार। तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख, जिसकी राजधानी है लेह। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर हम जान रहे हैं, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। तो इस तरीके से आपको केंद्र शासित प्रदेश का नाम याद रख लेना है। अन्य केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन सा है? तो लक्षद्वीप बोल सकते हैं, उसके अलावा पांडिचेरी है, दिल्ली है, दमन दीव है, दादर नागर हवेली है, चंडीगढ़ है। एक केंद्र शासित पांडिचेरी है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश जो है 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें सबसे बड़ा लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। तो यह महत्वपूर्ण है, भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। इसमें सबसे अंतिम राज्य कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना राज्य जिसका गठन 2014 में हुआ, 2 जून 2014 को हुआ है। और यह आंध्र प्रदेश को काटकर, देखिएगा यह है तेलंगाना, यह है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को काटकर अलग बना है। और पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नया राज्य बना और उस राज्य की राजधानी को लेकर निकल गया। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की राजधानी हम जानते हैं हैदराबाद है, लेकिन जो तेलंगाना नया राज्य बना तो हैदराबाद कहाँ चला गया है? तेलंगाना में ही चला गया है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वह गोवा है। जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम। तो इस तरीके से हम लोग को कुछ पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा एक चिकन नेक की बात आती है। चिकन नेक कौन सा एरिया होता है? चिकन नेक क्या होता है? आप देखिए, मुर्गी की गर्दन काफी पतली होती है। तो भारत में कौन सा क्षेत्र है जो चिकन नेक के रूप में नजर आता है? तो यह भाग जो है भारत का, जो बिहार को पश्चिम बंगाल से जोड़ रहा है।
और इसी से एक NH हो जाता है NH31। पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाला एकमात्र हाईवे है वह है NH31 और यह चिकन नेक से गुजर रही है जो भारत के 8 राज्यों को जोड़ता है और इसीलिए इस क्षेत्र को कहते हैं 8 राज्यों की बहन। पहले यह था लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स, उसमें सिक्किम को शामिल नहीं किया गया था। जब सिक्किम शामिल हो गया तो अब यह नाम पड़ गया 8 राज्यों की बहन। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो यूपीएससी में आया हुआ है वह हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका विस्तार भारत के 3 राज्यों में या जिसका फैलाव भारत के 3 राज्यों में है। जब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताएंगे पांडिचेरी। यह एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार भारत के 3 राज्यों में। वे 3 राज्य कौन से पहले आप इसको मैप में देख लेंगे। यहाँ पर पांडिचेरी का एक जिला है जिसका नाम है यनम और यह क्षेत्र पड़ता है आंध्र प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती एरिया में। दूसरा यहाँ पर तमिलनाडु के कोस्टल एरिया पर पड़ता है जिसका नाम है खुद पांडिचेरी। पांडिचेरी के नीचे पुनः तमिलनाडु में ही पांडिचेरी का जिला है जिसका नाम है कराईकल। और चौथा जो पांडिचेरी का जिला है यहाँ पर केरल में है जिसका नाम है माहे। तो ये पांडिचेरी जो है देखिएगा 3 राज्य, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा केरल। इसको मैप में अगर आप देखना चाहें तो यहां पर देखिएगा, यहां पर है यह यनम आंध्र प्रदेश का, दूसरा यह है पांडिचेरी के नीचे यह देखिए तीसरा है कराईकल और इसी के बाद केरला में देखिएगा यहां पर है माहे। तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह मैप में इस तरह क्वेश्चन दे दिया है 1 2 3 4 और मिलाइए। क्वेश्चन इस तरीके से दी, एक तरफ दे देगा यनम, पांडिचेरी, कराईकल, माहे, दूसरी तरफ राज्य दे देगा, मिलान कीजिए कि कौन कहाँ है। तो आपको याद रखना होगा यनम आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है, पांडिचेरी और कराईकल तमिलनाडु के क्षेत्र में है और माहे केरल के क्षेत्र में है। तो यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब आ जा रहे हैं, हम आपको बताए थे कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो जलीय सीमा बनाती है वह है राम सेतु, जिसको आदम ब्रिज भी कहा जाता है। यह जो है राम सेतु बड़ा ही महत्वपूर्ण है, अभी काफी चर्चा में है। इसकी लंबाई जो है 30 किलोमीटर और यह राम सेतु को आप देखिएगा किस तरीके से है। सबसे पहले हम देख लिए यहाँ पर यह रामेश्वरम है, ठीक है, और यहाँ पर श्रीलंका की स्थिति है, यह श्रीलंका की स्थिति। तो यहाँ पर जो है ब्रिज, इसी को कहा गया राम सेतु। इसके उत्तर में है पाक की खाड़ी, इसके दक्षिण में है मन्नार की खाड़ी। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए राम सेतु भारत के किस क्षेत्र को श्रीलंका के किस क्षेत्र से जोड़ता है, इसको हम और शॉर्ट में यहाँ पर बना रहे हैं। यह देखिएगा यहाँ पर जो द्वीप है इसका नाम है रामेश्वरम का विस्तार इस तरीके से फैला हुआ है और इधर जो श्रीलंका का भाग है यह श्रीलंका का भाग है और यहाँ पर जो रामेश्वरम का जो बिंदु है इसका नाम है धनुषकोटि। भगवान राम के धनुष के आधार पर, उनके धनुष के आकार के आधार पर इसका नाम पड़ा धनुषकोटि और यहाँ पर श्रीलंका का जो भाग है उसका नाम है मन्नार। तो इन दोनों के बीच में राम सेतु जो है वह विस्तृत है, फैला हुआ है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है और राम सेतु यह चर्चा का भी विषय है। अब इससे पुनः एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कौन से 2 राज्य ऐसे हैं जो भारत के मात्र एक राज्य से सीमा बनाते हैं। मतलब भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो मात्र भारत के एक राज्य से सटा हुआ है। आप बता सकते हैं तो इसमें सिक्किम और मेघालय, एक राज्य नहीं, भारत के 2 राज्य जो हैं एक राज्य से सीमा बनाते हैं। वे 2 राज्य देखिए, पहला है सिक्किम जो भारत के मात्र एक राज्य से सीमा बना रहा है, वह है कौन सा, पश्चिम बंगाल, और दूसरा मेघालय है जो भारत के मात्र एक राज्य से सीमा बनाता है, वह है असम। क्लियर है। लेकिन यहां महत्वपूर्ण क्या है कि सिक्किम, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश 3 ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो 3 देश कौन कौन से हैं, तो यहां पर आप देख लीजिए, पहला जम्मू कश्मीर का एरिया है, दूसरा सिक्किम है, सिक्किम किसके साथ बना रहा है, नेपाल के साथ, चाइना के साथ और भूटान के साथ, और तीसरा अरुणाचल प्रदेश, यह भी भूटान के साथ बना रहा है, चाइना के साथ बना रहा है और म्यांमार के साथ बना रहा है। तो 3 ये ऐसे क्षेत्र हैं जो 3 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम आपको समझाएं भारत के संदर्भ में। इसी से संबंधित अगले क्लास में जो संबंधित पॉइंट कुछ छूटे हुए हैं उसको मैं अगले क्लास में कराऊंगा। धन्यवाद।